क्या दोस्तों आपको पता है क्लॉड जोसेफ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में डेडी कूल नामक अभियान कहां लॉन्च किया गया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 17 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है 17 अप्रैल को, यानी कि आज ही यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 17 अप्रैल, बोले तो विश्व हीमोफीलिया दिवस। लेकिन इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बन सकते हैं और प्रति वर्ष वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की थीम भी तय की जाती है। तो 2021 में इस साल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की थीम क्या रखी गई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप याद कर लो 29वें विश्व हीमोफीलिया दिवस 2019 की थीम क्या रखी गई थी? तो 2019 में थीम थी आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन। और 30वें विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई थी? गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। और अब 31वां यह विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जा रहा है। कौन सा? 31वां। और इस साल की थीम इमेज में आप देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर हमने जाकर देखा तो यह थीम हमने पढ़ी। क्या है थीम? एडोप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड। 2021 के यह वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की थीम है। तो याद रखो 31वें विश्व हीमोफीलिया दिवस 2021 की थीम क्या है? एडोप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड। क्लियर? और यह दिवस जो मनाया जाता है इसके पीछे के इतिहास के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो हीमोफीलिया के प्रति जागरूकता लाने के लिए 1989 से इस दिवस की शुरुआत की गई थी। कब से? 1989 से। और तब से हर साल वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक, जिसका नाम है फ्रैंक कैनेबल। क्या नाम है? फ्रैंक कैनेबल, जिन्होंने यह वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक है, उनके जन्मदिन यानी कि 17 अप्रैल के दिन विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और जब यहां महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात आती है तो हमने अप्रैल में कौन कौन से महत्वपूर्ण डे मनाए उनके बारे में भी आज हम सीक्वेंस में चर्चा कर ले। तो सबसे पहले दोस्तों 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया था? 1 अप्रैल को हमारे RBI का स्थापना दिवस मनाया था। और उसके बाद 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया वो मैंने आपको बताया था। आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम बात करते हैं 4 अप्रैल से। 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया गया। और 5 अप्रैल को ही राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। उनके बाद आया 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल। ओके। और उसके बाद 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। और 11 अप्रैल को 2 महत्वपूर्ण दिवस थे। 11 अप्रैल यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। हमारे पूज्य कस्तूरबा का जन्म दिवस राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 11 अप्रैल को ही ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती मनाई गई। और ज्योतिबा फुले एक जाने माने समाज सुधारक। और 12 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। और उसके बाद 14 अप्रैल को सामाजिक समरसता दिवस यानी कि हमारे BR अंबेडकर की जन्म जयंती। और 14 अप्रैल को ही नेशनल फायर सर्विस डे मनाया गया। उसके बाद 14 अप्रैल को ही विश्व चग्गा दिवस मनाया गया, जो मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले ही। और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया गया। और 15 अप्रैल को ही विश्व कला दिवस मनाया गया। उसके बाद आया 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है। और यह
16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस क्यों मनाया जाता है? तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हमारे भारत में सबसे पहली रेल किन दो स्थानों के बीच दौड़ी थी? आपको याद है? तो इसकी वजह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बतानी है। और 17 अप्रैल को अब विश्व हीमोफीलिया दिवस आज मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में क्लॉरिडा जोसेफ को किस देश का नया प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया है? पहले तो नाम आप ध्यान से पढ़िए। नाम है क्लॉरिडा जोसेफ। वो हाल ही में हैती देश के नए प्रधानमंत्री मनोनीत किए गए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हैती कंट्री के नए प्रधानमंत्री, जिसका नाम है क्लॉरिडा जोसेफ। तो एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्लॉरिडा जोसेफ ने किसका स्थान लिया है? क्लॉरिडा जोसेफ ने स्थान लिया है जोसेफ जूथ का। तो हैती के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वे मार्च 2020 से प्रधानमंत्री के पद पर थे। यानी कि एक साल के बाद जोसेफ जूथ ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति ने पहले तो मना किया था, लेकिन दूसरी बार इस्तीफा देने की वजह से राष्ट्रपति ने यह इस्तीफा स्वीकार कर लिया और जोसेफ जूथ अब हैती के प्रधानमंत्री नहीं रहे। तो राष्ट्रपति कौन है? हैती के राष्ट्रपति का नाम है जोवेनल मोइसे। क्या नाम है? जोवेनल मोइसे। जोवेनल मोइसे ने क्लॉरिडा जोसेफ को हैती का नया प्रधानमंत्री मनोनीत किया है और हैती में इस वर्ष आम चुनाव होने वाले हैं। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। लेकिन आप मैप के जरिए समझना चाहते हैं तो आप मैप में देखिए कि लोकेशन के लिहाज से हैती देश कहां पर स्थित है। तो यहां पर है नॉर्थ अमेरिका, यहां पर है साउथ अफ्रीका और दोनों के बीच यहां पर है यह हैती कंट्री। हैती कंट्री के राष्ट्रपति का नाम क्या है? जोवेनल मोइसे। क्या नाम है? जोवेनल मोइसे। और हैती के प्रधानमंत्री का नाम है क्लॉरिडा जोसेफ, जो हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं। और हैती की कैपिटल का नाम पोर्ट ऑ प्रिंस और हैती की करेंसी है गौरेदे। क्या है? गौरेदे। और यह लैटिन अमेरिका का पहला स्वतंत्र देश है। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। क्वेश्चन यहां से निकल सकता है, लैटिन अमेरिका का पहला स्वतंत्र देश का नाम क्या है? तो हमारा आंसर होना चाहिए हैती कंट्री। और किसी भी देश की बात आए तो इतने फैक्ट आपको हमेशा के लिए याद रख लेने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में विजडन लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार जिसका नाम है विजडन लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर। और यह पुरस्कार हाल ही में दिया गया है बेन स्टोक्स को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेन स्टोक्स। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बेन स्टोक्स किस देश के क्रिकेटर है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे बात करें तो इंग्लैंड देश के यह क्रिकेटर है बेन स्टोक्स। इमेज में आप देख सकते हैं इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स को विजडन लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। ये लगातार दूसरी बार है जब उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए कि लगातार दूसरी बार यह अवार्ड प्राप्त करने वाले इंग्लैंड के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। कौन सा अवार्ड? विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और वो इंग्लैंड के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्हें एक से ज्यादा बार ये अवार्ड मिला है। और इससे पहले 2020 में भी वर्ल्ड कप और एशेज में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 2021 में दूसरी बार यह सम्मान मिला है। इमेज में आप देख सकते हैं लीडिंग वुमन क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार किसको दिया गया है? वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। लीडिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया की बीथ मूनी को दिया गया है, चुना गया है। तो नाम मत भूलिएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन और भी बन सकता है, हाल ही में सुर्खियों में रही बीथ मूनी किस देश की क्रिकेटर है? ऑस्ट्रेलिया देश की। और क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में स्टीवंस के अलावा लिस्ट में वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर जेसन होल्डर, पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, इंग्लैंड के डॉम सिल्बी और जैक क्रॉली भी है। और वेस्ट इंडीज के कीरोन पोलार्ड को लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। तो यहां एक और फैक्ट याद रख लो कि कीरोन पोलार्ड किस देश के क्रिकेटर है?
तो यह है वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर और किरण पोलार्ड को लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। बहुत बड़ा उपलब्धि मानी जा सकती है क्रिकेट के क्षेत्र में। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश को कोविड महामारी से निपटने के लिए $1 अरब की वित्तीय सहायता किसने दी है? कोविड-19 का प्रकोप जारी है और इसीलिए कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए हाल ही में विश्व बैंक ने बांग्लादेश को $1 अरब की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक ने बांग्लादेश को कोविड महामारी से निपटने और भविष्य में इससे उत्पन्न संकट तथा कोविड-19 टीकाकरण के लिए $1 अरब की वित्तीय सहायता दी है। तो आपको याद रखना है, दी वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय सहायता किसको दी है? बांग्लादेश को। और कोविड आपात कार्यवाही और महामारी से निपटने की तैयारी के लिए बांग्लादेश को $50 करोड़ मिले हैं। कितने? $50 करोड़, जिससे 5,40,00,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा इस वित्तीय सहायता से। और जब वित्तीय सहायता दी है विश्व बैंक ने, तो विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है? सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? जुलाई 1944 में। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष बोले तो डेविड मालपास। और विश्व बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? हमारे भारतीय मूल की अंशुला कांत, इमेज में आप देख सकते हैं। और विश्व बैंक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, यानी कि विश्व को गरीबी से मुक्ति दिलाने हेतु तो विश्व बैंक कार्य करता है। और जब वित्तीय सहायता विश्व बैंक ने दी है बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश की यह बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद है? तो मेरे साथ साथ बोलिए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना, इमेज में आप देख सकते हैं। शेख हसीना बोले तो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, और शेख मुजीबुर रहमान की हाल ही में 100वीं जन्म जयंती बांग्लादेश ने मनाई। और बांग्लादेश ने अपनी आजादी का 50वां उत्सव भी मनाया, यानी कि 50 साल पूर्ण हुए हैं। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति एवं बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वर्तमान में है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। बांग्लादेश की कैपिटल का नाम है ढाका, तो बांग्लादेश की करेंसी का नाम है टका। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा अब कौन सा बन गया है? जय बांग्ला। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने जय बांग्ला को बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बनाए जाने का आदेश दिया है। पांचवा क्वेश्चन, आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग पर ब्रिक्स संगोष्ठी, इस सम्मेलन की मेजबानी किसने की? हाल ही में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका टाइटल था आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग पर ब्रिक्स संगोष्ठी, और इसकी मेजबानी हमारे भारत देश ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 13-14 अप्रैल को ब्रिक्स देशों का 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें ब्राजील, तो ब्रिक्स देश में कौन कौन शामिल होते हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इस सम्मेलन में शामिल हुए। और सेमिनार का उद्घाटन हमारे केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने किया। तो यह बात भी याद रख लीजिए, हमारे वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला, इमेज में आप देख सकते हैं। और आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने इस मुद्दे पर 2 दिवसीय ब्रिक्स सेमिनार का आयोजन किया है। और 2 दिवसीय सेमिनार का विषय क्या रखा गया है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस सम्मेलन का विषय यानी कि थीम रखी गई है आतंकवाद के लिए इंटरनेट का दुरुपयोग और आतंकवादी जांच में डिजिटल फॉरेंसिक की भूमिका। इसी थीम के साथ यह दिवस मनाया गया, यानी कि सेमिनार मनाया गया। और भारत 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए कि ब्रिक्स की अध्यक्षता 2021 में कौन कर रहा है? 5 देशों में से हमारा इंडिया। और जब बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया से जुड़े कुछ फैक्ट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चन निकल सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करें। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति बोले तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे लौह पुरुष, यानी कि भारत के बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार पटेल जी को।
और भारत के प्रथम गृह मंत्री भी कौन? वो भी सरदार पटेल जी। और भारत के प्रथम कृषि मंत्री का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन? जॉन मथाई। इमेज में आप देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन, सोने के आभूषण और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉल मार्किंग से संबंधित नियम कब से लागू हो जाएंगे? कोविड-19 के चलते यह नियम है वो समय सीमा बढ़ा दी गई है और 1 जून 2021 से सोने के आभूषण और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉल मार्किंग से संबंधित नियम लागू हो जाएंगे। कब से? 1 जून 2021 से। नवंबर 2019 में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 15 जनवरी 2021 से देश भर में सोने के आभूषण और कलाकृतियों की हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी जाएगी, लेकिन कोविड-19 के चलते यह समय सीमा बढ़ा दी गई है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इस नियमों के क्रियान्वयन को 4 माह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है और समय सीमा तय की गई है 1 जून 2021 से यह नियम लागू हो जाएंगे। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में ईट स्मार्टर सिटीज चैलेंज किसने लॉन्च किया? हाल ही में ईट स्मार्टर सिटीज चैलेंज लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरदीप सिंह पुरी। और हरदीप सिंह पुरी हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन आपको याद है तो वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए कि हमारे हरदीप सिंह पुरी वो किस मंत्रालय के मंत्री है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ईट स्मार्टर सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्टर फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया और यह आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया। और ईट स्मार्टर सिटीज चैलेंज शहरी आबादी को सही भोजन विकल्प बनाने और स्वस्थ और खुशहाल राष्ट्र बनाने में मदद करेगा और इसीलिए यह 2 हाल ही में लॉन्च किए गए हैं महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट। और हरदीप सिंह पुरी का जन्म दिल्ली में हुआ था। कहां पर? दिल्ली में जन्म हुआ है हरदीप सिंह पुरी का। और उन्होंने 1997 से 1999 तक रक्षा मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है। और हरदीप सिंह पुरी ने नवंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है हरदीप सिंह पुरी। तो वर्तमान में किस मंत्रालय के मंत्री है वो आपको आंसर मिल गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य स्वतंत्र प्रभार है हरदीप सिंह पुरी। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में 1 साल की अवधि के लिए नए विनियम समीक्षा प्राधिकरण यानी कि RRA 2.0 की स्थापना किसने की है? 1 साल की अवधि के लिए नए विनियम समीक्षा प्राधिकरण की स्थापना की है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है RBI, बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI 1 मई 2021 से विनियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा करने और उन्हें सुव्यवस्थित करने और अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय बैंक की अनुपालन प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए एक नया विनियम समीक्षा प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में बोले तो RRA 2.0 स्थापित करेगा। कौन? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और M राजेश्वर राव जो उप गवर्नर RBI के हैं, उन्होंने विनियम समीक्षा प्राधिकरण के प्रमुख भी बनाए गए हैं। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए कि RBI विनियम समीक्षा प्राधिकरण के प्रमुख कौन होंगे? M राजेश्वर राव। और M राजेश्वर राव कौन है? RBI के उप गवर्नर है। और RBI के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में RBI की स्थापना हुई। 9वां क्वेश्चन, फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में भारत 120 देशों में कौन से स्थान पर रहा? हाल ही में द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 जारी किया गया और भारत 120 देशों की सूची में 49वें स्थान पर रहा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 49। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, शॉर्ट में बोले तो EIU ने फेसबुक के साथ साझेदारी में समावेशी इंटरनेट सूचकांक, इंग्लिश में बोले तो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 जारी किया है और वैश्विक स्तर पर भारत को 49वें स्थान पर रखा गया है। और यह सूचकांक क्षेत्र द्वारा इंटरनेट उपलब्ध और सस्ती होने की सीमा को मापता है और अतिरिक्त अंतर्दृष्टि को उजागर करता है कि दुनिया भर में लोगों कैसे वेब का उपयोग कर रहे हैं
और टॉप 5 कंट्री कौन कौन से रहे इस इंडेक्स में, तो याद रखो स्वीडन पहले स्थान पर रहा, यूनाइटेड स्टेट्स दूसरे स्थान पर, स्पेन तीसरे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर और हांगकांग इस इंडेक्स में 5वें स्थान पर रहा। और इस सूचकांक को जारी किया है EIU ने। तो EIU का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना इकोनॉमिस्ट ग्रुप के तहत वर्ष 1946 में की गई थी और इसका कार्य पूर्वानुमान और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर ब्रिटेन के लंदन में स्थित है। 10वां क्वेश्चन, प्रथम संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा? पहली बार संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है और यह शिखर सम्मेलन आयोजित होगा सितंबर 2021 में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सितंबर 2021। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सितंबर 2021 में आयोजित होने वाले प्रथम संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन का आह्वान किया। और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? विश्व में कृषि खाद्य प्रणालियों में सकारात्मक बदलाव की रूपरेखा बनाना। इसी मकसद से यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम समिट 2021 आयोजित होने वाला है। कब? सितंबर 2021 में। और विश्व में करीब 18% जनसंख्या के साथ भारत इस खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन में सर्वोपरि है। और कृषि खाद्य प्रणाली उन्नतशील आजीविका पर पहली राष्ट्रीय स्तर की वार्ता 12 अप्रैल 2021 को आयोजित की गई थी। तो आपको याद रखना है कि यह महत्वपूर्ण सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम समिट 2021 कब आयोजित होगा? सितंबर 2021 में। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में डेडी कुल नामक अभियान कहां लॉन्च किया गया? डेडी कुल नामक एक अभियान लॉन्च किया गया है लखनऊ में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नवाबों का नगर, लखनऊ। HCL फाउंडेशन। और HCL फाउंडेशन क्या है? तो भारत में HCL टेक्नोलॉजीज की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शाखा है जिसका नाम है HCL फाउंडेशन। और उसके साथ सेस्मे वर्कशॉप, और यह सेस्मे वर्कशॉप इंडिया ट्रस्ट क्या है? तो गैर लाभकारी मीडिया और शैक्षणिक संगठन है सेस्मे वर्कशॉप इंडिया ट्रस्ट। तो दोनों ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के मनपसंद टीवी शो सेस्मे स्ट्रीट के लिए मशहूर है। और उन्होंने एक नए और अपने तरह के अनूठे अभियान डेडी कुल को उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में लॉन्च किया है। तो यह अभियान किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? और इस अभियान के बारे में मैं आपको बताऊं तो लखनऊ के शहरी इलाकों के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 25 से 44 वर्ष की आयु के पिताओं को लक्षित कर डेडी कुल अभियान रेडियो और सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए पिताओं के छोटे बच्चों के साथ पैतृक जुड़ाव के महत्व पर आधारित है। और इसीलिए यह पैतृक लगाव के आधार पर यह अभियान हाल ही में लॉन्च किया गया है लखनऊ में। और लखनऊ की बात आती है तो आप मैप में देखिए, उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम है लखनऊ। और लखनऊ को प्राचीन काल में लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि अयोध्या के राम ने लक्ष्मण को लखनऊ भेंट किया था। लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना नवाब आसफ उद्दौला ने 1775 में की थी। और 1850 में अवध के अंतिम नवाब जिसका नाम है वाजिद अली शाह, क्या अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने ब्रिटिश अधीनता स्वीकार कर ली थी। कब? 1850 में। और 12वां क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत ने गगनयान मिशन के लिए हाल ही में फ्रांस देश के साथ समझौता किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस देश। और यहां गगनयान मिशन की पूरी रूपरेखा की पूरी योजना के बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो 2022 में भारत भेजेगा अपना पहला गगनयान। कब भेजेगा? 2022 में। और पिछले 14 सालों से यह तैयारी चल रही है। और मिशन की चीफ कौन होंगी? तो मिशन की चीफ होगी 56 वर्षीय महिला जिसका नाम है डॉक्टर ललितांबिका। क्या? डॉक्टर ललितांबिका। और 5 से 7 दिन अंतरिक्ष में बिताएंगे यह अंतरिक्ष यात्री। और 16 मिनट में 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। और पहली बार होगा कि टेस्ट में जानवर नहीं भेजे जाएंगे। और अरब सागर में पैराशूट से होगी लैंडिंग।
और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। और योजना का बजट कितना है? 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है गगनयान मिशन के लिए। और भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन यानी कि गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पतिवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। और समझौते की घोषणा भारत की यात्रा पर आए फ्रांस के विदेश मंत्री, जिसका नाम है ज्यां-यves ले ड्रियान। फ्रांस की विदेश मंत्री, इमेज में आप देख सकते हैं, फ्रांस के विदेश मंत्री ज्यां-यves ले ड्रियान के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के मुख्यालय के दौरे पर यह घोषणा की गई है। और इसरो ने फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी, तो फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? सेंटर नेशनल डी इड्यूट्स स्पेटियल्स। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि स्पेनिश भाषा में, फ्रांसीसी भाषा में है। तो सेंटर नेशनल डी इड्यूट्स स्पेटियल्स, जो इसका नाम है अंतरिक्ष एजेंसी का, शॉर्ट में बोले तो CNES। तो फ्रांस की इस अंतरिक्ष एजेंसी से गगनयान मिशन में मदद करने और इस कार्य में इसके एकल यूरोपीय सहयोगी के रूप में सेवा देने को कहा है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण किसने किया? क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण किया है हाल ही में फ्लिपकार्ट ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्लिपकार्ट। और यह क्लियर ट्रिप है क्या, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट कंपनी ने कहा है कि यह ऑनलाइन यात्रा प्रौद्योगिकी कंपनी, जिसका नाम है क्लियर ट्रिप, क्या एक ऑनलाइन यात्रा प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका नाम है क्लियर ट्रिप, और क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण करेगी और 100% अधिग्रहण करने जा रही है फ्लिपकार्ट कंपनी। तो फ्लिपकार्ट ने एक बयान में कहा है कि वह क्लियर ट्रिप की 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। और जब अधिग्रहण करने जा रही है यह फ्लिपकार्ट कंपनी, तो फ्लिपकार्ट कंपनी की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 2007 में। और फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में। और फ्लिपकार्ट के स्थापक दो भाई, एक का नाम है सचिन बंसल, दूसरे का नाम है बिन्नी बंसल। और वर्तमान में फ्लिपकार्ट के मालिक कौन है? तो वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण कर लिया है। ओके, और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किसको प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड नहीं मिला है? मैंने आपको घुमा फिरा कर यह क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किस प्लेयर को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड नहीं मिला है? तो हमारे भारत देश के 3 जाने माने क्रिकेटर ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन और भुवनेश्वर, तीनों को यह प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल चुका है। लेकिन पाकिस्तानी कप्तान एवं अच्छे क्रिकेटर बाबर आजम को अभी तक यह ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड नहीं मिला है। यानी कि हमारा आंसर था ऑप्शन डी, बाबर आजम। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है कि ऋषभ पंत को जनवरी में, रविचंद्रन अश्विन को फरवरी का और भुवनेश्वर कुमार को मार्च का यह प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। और यह अवार्ड प्रदान कौन करता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और सही आंसर देने वाले कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है जाला देवेंद्र सिंह, आशीष परमार, दिव्या काथड़, पूजाबा जाला जाडेजा, भरत कुमार ईश्वर भाई पटेल, राजभा गढ़वी, वसावा दिव्येश, सोनू कुमार। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि बाबर आजम फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के क्रिकेटर है। समीर गरासिया, आकाश अनुपम, राजपूत मनीषा गणपत, हितेश सोलंकी, दामाद छगन, सुमित्रा परमार, बीनल चौधरी, संजय प्रजापति, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और निशा राठौड़, फ्रेंसी, राहुल देवड़ा, परमार हिमांशु, वसावा मीताक्षी, हैरी आसोडिया फ्रॉम जूनागढ़ से, राधेश्याम सोलंकी और राजेश पटेल, सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा अभ्यास बांग्लादेश के साथ आयोजित नहीं किया जाता है? यहां आपको ध्यान से पढ़ना है कि निम्न में से कौन सा युद्ध अभ्यास बांग्लादेश के साथ भारत आयोजित नहीं करता है। भारत के संदर्भ में आपको सोचना है कि भारत बांग्लादेश के साथ निम्न में से कौन सा अभ्यास आयोजित नहीं करता है और देश के साथ करता है। सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगता है,
हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।